हेलो दोस्तों, मैं वुड बी डॉक्टर्स, मैं वुड बी इंजीनियर्स, IITians। मैं जिस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको आप एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो आप एम से नीचे नहीं आओगे, IIT से नीचे नहीं। अभी तो आप आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जो लोग जी मेन कम्पीट कर गया, कोई NIT मिल गया या किसी कॉलेज में चला गया तो उसको लगता है इंजीनियर हो गया। ये कोई ट्रेंड नहीं है। खैर एनीवे, ये सब तो चलो देखेंगे, हाँ थोड़ा सा गाइड करेंगे बाद में। अभी जो है सो इस वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोग बात किए थे पहले कि मोर देन 2 अगर वेक्टर्स है उसका एडिशन कैसे करेंगे। जैसे कहीं पे 10 वेक्टर हो, 20 वेक्टर हो, 50 वेक्टर हो, हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम रूल, हालांकि अगर सही को हो तो उसके लिए 2 मेथड था। तो ग्राफिकल मेथड था जिसको पॉलीगॉन मेथड हम बोल सकते थे, तो ग्राफिकल मेथड्स, लेकिन ग्राफिकल मेथड अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अब मामला क्या है, मामला सिंपल सा ये है कि हम कोई दूसरा, तो एनालिटिकल मेथड से हम लोग बात करेंगे। तो हम लिखते हैं सम एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, और ये हम बात पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हम लिख देते हैं एनालिटिकल मेथड। ठीक है, चूंकि ग्राफिकल मेथड जो पॉलीगॉन मेथड है उसको हम लोगों को अभी यूज नहीं करना है। तो हम अगर एनालिटिकल मेथड के लिए बात करेंगे तो सिंपल सा सिचुएशन ये है, ठीक है, कि हम लोग इसको कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज जो है ना हम अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। पहला तो यह है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हम पहले हेडिंग देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसी को बहुत किताब जो है लिखता है कंपोनेंट ऐसे वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसी को बहुत किताब बोलता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब जिस नाम से रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कहने का ये कि अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप ये मान के चलो, ठीक ना, कि इसमें जो है सो मतलब फिजिक्स में 65% वेक्टर है। स्पेशली क्लास 12th का जो पार्ट है जिसमें समझो कि मोटा मोटी लाइट को थोड़ा सा हटा दो, इसे लाइट में भी वेक्टर है लेकिन लाइट को थोड़ा हटा दो तो इलेक्ट्रोस्टैट और करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारा का सारा वेक्टर है। मतलब आप एक लाइन में समझ लो कि जो जो चैप्टर आपको भारी लगेगा, डिफिकल्ट फील होगा, वो सारा वेक्टर होगा। ठीक है, और क्योंकि टीचर वेक्टर जो पढ़ाते हैं तो वेक्टर को वेक्टर जैसा पढ़ाते हैं तो फिर उससे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो खैर एनीवे, हम अगर इसमें से कोई भी नाम ले लो, ऐसे हम प्रोजेक्शन वर्ड ज़्यादा अच्छा हमको लगता है इसलिए हम ज़्यादा यूज करेंगे। हम अगर इसका हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम डिफिनीशन लिखते हैं, अगले पेज से शुरू करते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आजकल तो खैर बच्चा को डांटना भी माने मुश्किल है। CBSE स्कूल वगैरह में तो नॉर्म्स बना हुआ है कि अगर डांट दिए जोर से तो भैया टीचर पे केस हो जाएगा। लेकिन खैर एनीवे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक ना, कि अगर बच्चा से लेके अभी तक कभी आप एक झन्नाटेदार चाटा अगर कान के जड़ में खाए हो, कान में, ठीक है, तो प्रोजेक्शन एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर सामने होते तो हम इस तरह से पूछते तो वो रिएक्शन जो बच्चा देता वो प्रोजेक्शन है। जैसे मान लो कि अगर झन्नाटेदार चाटा यहाँ लगा तो क्या क्या होता है, स्वाभाविक है। कई बार होता है कि आँख के सामने अंधेरा छा गया, कई बार माथा शून्य हो गया, कभी पैर झनझना गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इफेक्ट है। तो जो हम इफेक्ट निकालते हैं किसी भी वेक्टर का या किसी भी फोर्स का, फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, पता होगा, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में जो हम लोग इफेक्ट निकालते हैं इसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं।
ठीक है, तो हम लिखते हैं इट इज, डिफाइन कर देते हैं, इट इज द इफेक्ट ऑफ any vector in any direction, किसी भी वेक्टर का जो इफेक्ट होगा किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बोलते हैं या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। मजेदार बात यह है कि तुमको जो पढ़ाया गया है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाया गया है, मतलब कोई वेक्टर है जिसको कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हम इफेक्ट निकालते हैं, या एक इफेक्ट जो है सो मतलब उसका प्रोजेक्शन या उसका वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मजेदार बात यह है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर का जो, ठीक है, किसी भी वेक्टर का जो मतलब प्रोजेक्शन होगा या जो कंपोनेंट होगा ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। अगर हम कहीं किसी वेक्टर का लिखते हैं तो हमारा नोटेशन क्या है, तो हम इसको लिखते हैं इफ वी राइट FOA, मान लो हम ऐसे लिखते हैं, इफ वी राइट FOA व्हिच इंडिकेट्स, क्या बोलता है ये, which indicates the projection of a vector, vector F along OA, माने ये बताता है। अगर कहीं पे हम मान लो कि हम fx लिखते हैं, ठीक है ना, if we write also अगर हम लिखते हैं तो ये बताता है क्या, इंडिकेट्स द प्रोजेक्शन ऑफ, या कंपोनेंट जो बोलना चाहो बोल दो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर F along x एक्सिस, ये नोटेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम FY लिख दें तो ये स्वाभाविक है, along ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। एंड FZ अगर कह दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। मतलब ये तो डिफाइंड है जिसको कि हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। FX, FY, या मान लो F नहीं लिख करके बहुत लोग A लिखता है, तो इसमें लिखता है AX, AY और AZ, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम अगर इसके लिए बात करना चाहें कि हम प्रोजेक्शन निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो हमारा एक रूल है, अपना रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग रूल। एक लाइन हम लिख देते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी in any direction is calculated या is found by the moving rule, ये हमारा अपना नियम है, मूविंग रूल, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है, जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल से बात करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन मान लो फाइंड FOA, ऐसा एक मिनट और फिर फिगर बना दो। जैसे मान लो कि एक ये काठ का कोई गुटका या कोई ट्रायंगुलर टाइप का चीज है, ठीक है, इस पर एक जो है सो फोर्स F लग रहा है इसे, मतलब हम क्या किए कि कांटी इसमें कोई डाल के, कांटी ठोक के उसमें एक तार से या धागा से खींच रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, ठीक है। ये जो है सो थीटा एंगल है
और ये हो जाएगा मान लो कि अल्फा, इसको मान लो बीटा। लेट अस कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर्स, और क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, ठीक ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिगर से लिखेंगे, फ्रॉम फिगर्स ऑन फाइंड FAB and FCB। लेट अस, या FBC मान लो, यही हम निकालना चाहते हैं। F इसमें लिख देते हैं लोग FCB एंड FAC। माने तीनों साइड के लोग हम इसका प्रोजेक्शन या इसका इफेक्ट निकालना चाहते हैं। लेट अस से, अब क्या है मामला कि हम इसमें एक मूविंग रूल देते हैं। मूविंग रूल क्या है कि देखो, जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो उसमें दो चीज हमेशा पता होगा। क्या दो चीज? किसका प्रोजेक्शन चाहिए और किधर चाहिए, ये हमेशा पता होगा। जैसे यहां से क्या लिख रहा है कि प्रोजेक्शन किसका चाहिए, F का चाहिए, किधर चाहिए, तो AB के अलग चाहिए, ये हमेशा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, अगर हम इसको लिखना चाहें मान लो, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं FAB। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ F along AB मान, ठीक है। तो हम प्रोजेक्शन ऑफ F along AB लिखेंगे। तो हम एक घूमने वाला नियम देते हैं। क्या देते हैं कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, किसका चाहिए, F का चाहिए, जिधर चाहिए, किधर चाहिए, AB के अलॉन्ग चाहिए, आप घूमो कैसे, तो ये यहाँ से चाहे तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, जैसे इच्छा हो घूम जाओ, नो प्रॉब्लम। बीच का एंगल मेजर करो, जहां जितना घूमे हम उतना एंगल में। देखो AB का मतलब हुआ, देखो इस तीर को अगर डायरेक्शन समझ लो, इस टिप को, तो स्वाभाविक है कि ये AB ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे टिप तो BA की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि BA की तरफ निकाल के माइनस कर दो तो AB हो जाएगा। वेक्टर में तो फायदा है। हम यहां से घूमेंगे, देखो ये अल्फा है तो ये अल्फा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से घूमेंगे, ये हो गया थीटा और प्लस अल्फा। तो आप एंगल मेजर करो तो थीटा प्लस अल्फा, इसमें कॉस लगा दो। अब कॉस क्यों, ये हम बाद में बात करेंगे। अब मैग्नीट्यूड से गुना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, जिसका मतलब किसका चाहिए, F का चाहिए, कि जिधर चाहिए AB के लोग चाहिए, तो F से AB तक घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, नो प्रॉब्लम। जैसे कोई कहेगा ना हम ऐसे नहीं घूमेंगे, हम ऐसे घूम जाएंगे, तो भैया ऐसे घूमोगे तो कितना एंगल घूमोगे, सो देख लो। तो ये हो जाएगा, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये यूं हो जाएगा, और उसमें कॉस लगा दो, अब मैग्नीट्यूड से गुना कर दो, यही तो है। तो चाहे जैसे निकाल दो, माने ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो जिधर से आप घूमोगे आप उधर से घूम जाओ। फिर हम एक बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर इतना आप समझ गए तो फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 65% पार्ट ऑफ द फिजिक्स आराम से बनेगा। विश्वास नहीं हो रहा होगा, ठीक ना, हाँ, क्योंकि ऐसे इसे अंदाज में ऐसे कोई पढ़ाया नहीं है तो विश्वास कहाँ से होगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि विश्वास करना पड़ेगा और होगा धीरे धीरे। बाद के दिनों में 2-4 चैप्टर जब पढ़ लोगे तो आपको लगेगा हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे थे, ठीक है, एकदम बोलोगे। तो हम इसमें यही कहना चाह रहे हैं, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, किसका चाहिए, F का चाहिए, जिधर चाहिए AB के लोग चाहिए, घूम जाएंगे थीटा प्लस अल्फा, हम इधर छोटका एंगल घूम जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें कॉस लगा देंगे, मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे। हम कॉस क्यों लगाएंगे हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो कि हम अगला कोई चीज करना चाहें, जैसे सपोज करो हम फिर एक बार फोटो बनाना चाहें, क्योंकि उस फोटो से फिर दिखाई नहीं देगा अच्छे से। ये A, B और C था, ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा था, ये थीटा था, ठीक है, ये अल्फा था और ये बीटा था। अब मान लो किसी को जो है सो CB के अलॉन्ग चाहिए या BC के अलॉन्ग चाहिए। जैसे देखो क्या पूछ रहा था, FC, तो हम लिखते हैं
ऑल्सो FCB projection of force F along CV। अगर मान लो हम CV के along चाहिए, ठीक है, तो अब CV से एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा कि CV से इसको मिलाना पड़ेगा। तो मिलाना पड़ेगा तो यूं देखो, हम इसको बढ़ा करके ऐसे मिला दिए। अब क्या है कि ये एंगल अल्फा था, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा कितना, देखो ये थीटा आ जाएगा आमने सामने, तो ये थीटा आ जाएगा। अब तुम्हारे पास दो उपाय है, किसका प्रोजेक्शन चाहिए। देखो ये लाइन जो है, जो इसको गौर से देखो, ये टिप जो है, टिप इसका जो टिप है ये एफ के तरफ है। तो हम अगर इतना ऐसे घूम जाएंगे तो देखो सी से बी के तरफ ये आ रहा है, तो ये सी बी के लोग आ जाएगा। हमको चाहिए मान लो कि अगर बी सी के लोग, तो हम स्वाभाविक है कि ऐसे नहीं तो ऐसे घूम जाएंगे। तो जिसके अलोंग चाहिए उस हिसाब से घूमेंगे। तो अगर हम इसको सी से बी तक घूम जाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार बोल रहे हैं कि चाहे जैसे घूमना चाहते, कितना एंगल घूमेंगे, तो थीटा, इसमें कॉस लगाएंगे, अब मैग्नीट्यूड से गुणा करेंगे, ठीक है। हम आपको या मतलब ये दावे के साथ कर सकते हैं, इसे इतना नहीं तो बोलने का ना एक उम्र है मेरा, और ना इसको बोलना चाहिए, ठीक है। ये अलग बात है कि ऑनलाइन मैंने मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अभी नहीं है, ठीक ना, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ बता रहे हैं कि कोई टीचर कहीं पे नहीं पढ़ाया होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। वो गारंटी कैसे होगा, वो तो आप पढ़ोगे देखोगे इसको, आप दूसरे टीचर जो पढ़ाया उससे मिला दोगे, समझ में आ जाएगा अपने, ठीक है। मतलब ये कि अगर एफ से हम लोग बात करेंगे तो एफ से हम अगर लिखते हैं तो एफ इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। हमको किसका चाहिए, प्रोजेक्शन एफ का चाहिए, सीबी के अलोंग चाहिए। तो सीबी के अलोंग जो है सो हम यहाँ देखो जरा गौर से, इसको हम टिप समझ कर ऐसे घूम जाएंगे, तो स्वाभाविक है कितना एंगल घूमेंगे, थीटा। उसमें क्या करेंगे, कॉस लगाएंगे और मैग्नीट्यूड से करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो कि हमको एफ चाहिए कितना, एसी, एफ एसी है ना, देखो जरा गौर से कहेंगे, हाँ एफ एसी अगर लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ एफ एलोंग एसी। अब मामला ये है, तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ एलोंग एसी है, इसका एसी से एंगल मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जरा से देखो कि इसको एसी से एंगल के लिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम यहां से मिला देते हैं, ठीक है। इसका मतलब साफ है, इसी को हम यहां से हटा देते हैं, थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं तो ठीक लगेगा, एसी है, ठीक है। अब क्या है कि इसको अगर मान लो तो ये एंगल हो जाए कितना, थीटा, आमने सामने, ये एंगल जो होगा कितना, पाई माइनस बीटा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, सो देखो ऐसे, ये जो है लाइन ऑफ एक्शन है, देखो फोर्स का अगर देखना चाहो तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो हम दो तरीका से कर सकते हैं, हम ऐसे क्या करेंगे, इसको इधर से घूम जाएंगे तो ये सीए हो जाएगा, तो सीए हो जाएगा तो हमको चाहिए एसी, तो हम माइनस लगा देंगे, आप सीए के लोग होंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें कि ऐसे करके घूम के इधर, ये एंगल देखो कितना घूमेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस, ठीक ना, और ये हो जाएगा कितना, थीटा प्लस ये घट जाएगा, माने ये जो होगा सो इस ट्रायंगल का जो है सो एंगल तीनों 180 जोड़ के होगा। तो हम ये एंगल अगर कह दें तो ये एंगल को हम डेल्टा कह देते हैं मान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा घूमते हैं, उसमें कॉस लगाते हैं, अब मैग्नीट्यूड से गुना करके, और ये चूंकि सीए के लोग हो जाएगा, हमको चाहिए सी, हम माइनस लगाएंगे। अब है कि डेल्टा कितना होगा, डेल्टा एंगल तो निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा कितना होगा भाई, पाई माइनस बीटा माइनस थीटा, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा बीटा प्लस थीटा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो बीटा प्लस थीटा अगर लिखेंगे कैसे आ गया भाई, इस देखो ये बीटा है, अगर तो ये बीटा है तो स्वाभाविक है ये हो गया पाई माइनस बीटा, नो प्रॉब्लम।
तो ये दोनों जोड़ करके इसमें से घटा दो, तो पाई में से जो हो जाएगा 180 में से आ जाएगा पाई माइनस बीटा, और ये आ जाएगा सॉरी प्लस, ठीक ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, बीटा माइनस थीटा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि सिंपलाइज की माइनस एफ कॉस बीटा माइनस, मतलब हम एक बार फिर बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना, कि ये जनरल है, प्रोजेक्शन का नियम है, ये बता रहे हैं, ये इसका डिस्कशन कोई नहीं करता। अगर नहीं दिक्कत लग रहा है आपको तो आप ये सब फोटो बना दो, आप किसी कहीं भी जाकर किसी से पूछ लो कि सर इसका प्रोजेक्शन बता दो, तो देख लेना, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब मामला क्या है इसमें कि हम इसको जनरल बात कर लिए, अब इसको अगर हम एक्स वाई जेड में निकालते हैं तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं अब अगला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ये क्या है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हम जब प्रोजेक्शन निकालते हैं कि इसके अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, तो हम लिखते हैं कि व्हेन वी कैलकुलेट the projection of a rectangular axis, projection of a rectangular axis, axis का प्लूरल है, that is x, y and z axis known as rectangular projection या rectangular components, rectangular components। इसको जो हम लिखते हैं we write as, जैसे fx लिख दें, प्रोजेक्शन ऑफ f along x axis, fy लिख दें, प्रोजेक्शन ऑफ f along y axis, और fz लिख दें, या f लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखता है, ऐसे a लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, और करके हम लिख देंगे यहाँ पे, और करके ax, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस, जैसे इच्छा हो इससे पढ़ो, ay, प्रोजेक्शन ऑफ ये हो गया along y एक्सिस, और az अगर लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ along z एक्सिस, ठीक है। मतलब साफ है कि हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि उसको हम कैसे निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं तो यार देखो, कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन देखेंगे तो शायद याद हो, ये हो गया एक्स एक्सिस, हम जो डायरेक्शन क्वेश्चन पढ़ाए थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में ये मान लो वेक्टर एफ है, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, और ये गामा एंगल है, ठीक है। तो हम अगर लिखते हैं एफ एक्स बराबर, तो स्वाभाविक है कि एफ एक्स वाले क्या, प्रोजेक्शन इस एफ का एक्स तक, तो हम घूम जाएंगे इसमें एक्स में, क्लियर है। कितना एंगल घूमे, अल्फा, अल्फा उसमें कॉस लगाएंगे, तब कॉस अल्फा और एफ से गुना कर। इसी तरह से हम एफ वाई लिखेंगे, तो वाई तक घूम जाओ तो एफ कॉस बीटा हो जाएगा, और एंड एफ जेड लिखेंगे
एफ कॉस गामा। ऑल्सो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं तो ये लिखेंगे, ठीक ना। यूनिट वेक्टर अगर लिखना चाहो तो वहां से भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो थोड़ा उलट के हम इसको पढ़ा दे रहे हैं, डिफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो अगर यूनिट वेक्टर एलोंग एफ लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा वेक्टर एफ बाय एफ का मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा कितना, यही चीज था cos अल्फा आई cos बीटा जे प्लस cos गामा के। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर f बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा ये f cos अल्फा आई f cos बीटा जे प्लस f cos गामा के, ठीक है। ये जो है सो वेक्टर आ जाएगा, सिंपल है। किसी भी वेक्टर को व्हेयर हम लिख सकते हैं, ये f बराबर लिख दिए f का मोड। बार बार वेक्टर और मोड लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब साफ सुथरा है इसमें कि हम लोग कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर 2 डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे तो फॉर 2 डायमेंशन अगर देखो, ये तो 3 डायमेंशन था, फॉर 2 डायमेंशन हम 2 डायमेंशन ही दिखा देते हैं। जैसे देखो ये है x और ये है y। अगर मान लो कि कोई वेक्टर f ये है, ठीक है, और ये जो है सो थीटा एंगल है, हम यहाँ से ये हो जाएगा fx, कहने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा y कंपोनेंट, ठीक है। तो हम अगर fx लिखते हैं यहाँ पे, fx माने क्या, प्रोजेक्शन ऑफ f along x एक्सिस, ठीक है। हम लोग f से x तक घूमेंगे, कितना घूमे, थीटा, तो थीटा उसमें cos लगा देंगे, मैग्नीट्यूड से बना देंगे। इसी को हम दूसरे तरीका से भी बता देते हैं, ये o मान लो, ये q मान लो, ये p पॉइंट है डेटा से। अगर हम y में चाहेंगे fy तो इधर से घूमेंगे, तो fy का मतलब हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर f along y एक्सिस। इसका 90 माइनस थीटा, cos लगा दो, मैग्नीट्यूड से गुना करो, एंड दिस विल बी सर्टेनली f sin थीटा, जो कि पहले से आप रटे हुए होते हैं। अगर इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल से लिखना चाहें, माने मेथड 2 करके हम लिख दें, मेथड 2, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OQP cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा। तो ये कहने की जरूरत नहीं कि fx बाय f आ जाएगा, fx बाय OP आ जाएगा, OP का वैल्यू हम f मान लेते हैं, या चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं। फिर कहाँ से आ गया तो भाई चलो एक लाइन लिख देते हैं, fx बाय OP। इसका ना fx बराबर जो हो जाएगा सो OP cos थीटा, और ये हो जाएगा f cos थीटा। साइन थीटा अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा fy बाय OP। इसका मैंने दिस इम्प्लाइज कि fy बराबर लिखेंगे तो दिस इज अगेन OP sin थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा f sin थीटा। तो चाहो तो जैसे लिखो, लेकिन जनरल अगर मान लो आप इस तरीका से पढ़े हो, नॉर्मली लोग इसी स्टाइल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीका से पढ़े हो तो फिर दिक्कत ये है, ठीक है, दिक्कत ये है कि मतलब जनरल में जो हमारा पिछला वाला जो था प्रोजेक्शन, जरा सा देखो गौर से, ये जो प्रोजेक्शन था इस तरह का, ठीक ना। अगर ये सवाल में पूछोगे कि फाइंड शोन इन द फिगर, फाइंड AB FAB सब, ये तो इस तरह का फिर नहीं निकाल पाएगा बच्चा, ये गारंटी है। तुम अपने से देख लेना, चेक कर लेना, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, ठीक है। इसलिए जो नियम है हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि प्रोजेक्शन का क्या नियम है, ठीक ना। प्रोजेक्शन का नियम है कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, जिधर चाहिए, हमेशा पता होता है, ठीक है। अब तो सिंपल रेक्टेंगुलर में आ गए तो और आसान हो गया। तब तो अभी रेक्टेंगुलर में 3D थोड़ा कम ही हम 3D से पढ़ाएंगे, लेकिन नॉर्मली 2D में रहता है, ठीक है। तो 2D में रहता है तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो इसमें 3D में क्या है, 2D में कि एंगल प्लेन में रहता है, तो आराम से आप मेजर कर सकते हो। मैंने प्रोजेक्शन निकालने के लिए, मतलब फिजिक्स जानने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, ठीक। दूसरा
ये थोड़ा सा ट्रेंगल जो ट्रिगोमेट्री पढ़े थे, ये एंगल उसके बराबर, वो एंगल उसके बराबर, ये सब पढ़े थे ना, जो ज्योमेट्री में लगता है पढ़े थे, ठीक है ना। तो वो एंगल उंगल सब थोड़ा सा बराबर होना चाहिए, तीनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री, तो वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल जो है सो इंटीरियर का समेशन होगा, कुछ इस तरह जो भी पढ़े थे उतना अगर आता है भाई मेरे, तो आप मान के चलो फिजिक्स के मास्टर हो जाओगे। नहीं, मास्टर थोड़ा छोटा, प्रोफेसर हो जाओगे यार, नो डाउट। अब है क्या कि इसका हम लोग अगले वीडियो में, अभी तो हम लोग ये बात कर लिए, अब अगले वीडियो में इसको क्या करेंगे कि हम लोग इस पर बेस्ड माने यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन हम कैसे करते, मैंने पढ़े क्यों, ये तो पढ़ तो लिए, डिफिनेशन आ गया, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए जिधर चाहिए घूमेंगे, एंगल मेजर करेंगे, कॉस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे, ये याद रखेंगे हमेशा। एक बार फिर बोल रहे हैं, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए जिधर चाहिए घूमिए, घूमने में क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज जैसे घूमना घूमिए, एंगल मेजर करेंगे, कॉस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे, ठीक है। अगर इतना आ गया तो बात खत्म। हम होप कि इतना ही समझ रहे होंगे, और हम अगले वीडियो में हम इस प्रोजेक्शन का यूज बताएंगे कि हम प्रोजेक्शन क्यों पढ़ते हैं। उसमें हम लोग 2D का भी मैक्सिमम यूज 2D का करेंगे, लेकिन चाहो तो अगर तो हम एक स्पेशल वीडियो 3D का बना के दिखाएंगे, बड़ा मजेदार है यार। कुछ नहीं है, मैंने समझो कि फिजिक्स में कुछ कहीं नहीं है, वो तो होता नहीं, जैसे कई बार होता है डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो बीमारी कुछ नहीं है, इतना भारी कर देगा तुमको पैसा खींचने के लिए, तो भारी कर देगा कि तुमको लगेगा कि अब तो हम तो मर ही जाएंगे, डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना है ले लीजिए, हमको इलाज कर दीजिए, लाइक दैट। उसी तरह से टीचर भी करते हैं यार, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम भी टीचर हैं, ठीक है ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि चीज़ को इतना भरिया देता है कि आपको जो है सो, या फिर तरीका नहीं आता पढ़ाने का। व्हाट्सएवर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।